Hello, 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 everyone. Hello, everyone. Welcome to the show called Power System. मेरे यानी सुमित के साथ उम्मीद है आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे अपने अपने घरों से, जहां भी आप बैठे हैं अभी, छत पे, बालकनी में, बिस्तर में, स्टडी टेबल पे। आप अच्छा कर रहे होंगे बैठे बैठे, अच्छा सुन रहे होंगे। सुन तो अच्छा ही रहे हो। बिल्कुल। तो कल की क्लास के अंदर अपन जो है डिस्कस कर चुके थे। कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? हाँ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन कर चुके थे। और जहां तक बात है कैपेसिटेंस की, तो अपन ने यहां तक डिस्कस किया था। इसके आगे की कहानी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस अपन ने ये किया था कि कोई कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस सिंगल कोर केबल का कैपेसिटेंस इतना होता है। और 3 कोर केबल की कैपेसिटेंस के लिए अपन ने एक डायग्राम बनाया था, जिसको एज ए नेटवर्क सॉल्व किया था। सॉल्व करके अपन ने ये रिजल्ट निकाला था कि भैया एक 3 कोर केबल जो होती है उसका कैपेसिटेंस जो है वो ये इतना होता है। हम्म। तो ये अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था इसको नाम दिया था थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड क्यों सर? क्योंकि आपने केबल के टुकड़े को देखा, आपने उसे देखा, उसने आपको देखा, और आपने उसको देख करके ऐसा डायग्राम बना दी कि 3 केबल हैं, 3 कोर हैं, शीट है, ऐसे ऐसे कैपेसिटेंस बनेंगे और इसका पर फेज कैपेसिटेंस ऐसा रहेगा। अब आप लोगों से मैं ये कहूंगी, भाई मेरे को तो वैल्यू चाहिए। तुम लोगों ने मुझे फॉर्मूला दिया है कैपेसिटेंस का, आपने यहां पर क्या डेराइव किया? फॉर्मूला। वैल्यू थोड़ी बताइए। तो सर वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू का मतलब ये है कि जब तक C1 और C2 नहीं पता, सीपीएच पता नहीं चलेगा। यानी अब हम ये सीख रहे हैं कि C1 और C2 कैसे फाइंड करना है, समझ रहे हो? सीपीएच तो पता चल गया, 3C1 प्लस C2 होता है। अब C1 और C2 क्या है, ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस केबल के टुकड़े को, जिसको देखकर आपने ये डायग्राम बनाया और जिस केबल के टुकड़े के लिए आपने फॉर्मूला लिखा कि इसका कैपेसिटेंस 3C1 प्लस C2 होगा, अब इसके अंदर C1 कितना है और C2 कितना है ये हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे केबल को लैब में ले जाकर के। आगे बात समझ में? तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल मेथड को। चलिए अगली स्लाइड में अपन डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल मेथड को। प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड के अंदर 2 केस हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 कहता है short all 3 core together short all 3 core together and measure the capacitance between
any core to sheath, ऐसा करने से आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा सी ए का। इसका वैल्यू मिलेगा सी ए का। देखो प्रैक्टिकल मेथड कह रहा है कि तीनों कोर को शॉर्ट कर दो। जब तीनों को आपस में शॉर्ट कर दोगे, तीनों को आपस में शॉर्ट कर दोगे तो ये कैपेसिटेंस तो गायब हो गए, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया सब कुछ। ये सब कुछ शॉर्ट हो गया तो अब यहां से एक C2 इधर ग्राउंड दिख रहा है, एक C2 इधर ग्राउंड दिख रहा है और एक C2 नीचे की तरफ ग्राउंड दिख रहा है। तीन C2 पैरेलली ग्राउंड हो रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो मिलेगा CA का वो 3C2 मिलेगा। यहां से C2 का वैल्यू निकल के आएगा CA डिवाइड बाई 3। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को तो एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मेंस के अंदर भी इसका डेरिवेशन नहीं आता है, तो डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो जिसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगता है कि वो मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, उसको अपन करेंगे। और हालांकि जब आपका एसएससी का प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस की बैचेस आपके लिए अलग से अवेलेबल होते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को जो है वो मिल जाता है, जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा। तो फिलहाल किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी प्री उठा लो आप, मतलब प्री तो एक ही में है एसएससी में, बाकी सब में तो फाइनल पेपर ही होता है सीधा, तो उसमें कभी डेरिवेशन नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई केबल में एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, 3 फेज केबल के अंदर 3C1 प्लस C2, और एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर अपन ये प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। अब प्रैक्टिकली सॉल्व करने पर आपको पहले ये प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? तीनों कोर को आपस में शॉर्ट करना है। ठीक है सर, कर दिया। फिर तीनों कोर को शॉर्ट करके किसी भी एक कोर का शीट के बीच कैपेसिटेंस निकाल लो, तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो CA की मिलेगी, और ये CA का वैल्यू 3C2 के बराबर होगा। यहां से C2 का मान कितना निकल जाएगा? CA बाई 3, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर यहां पर C2 का मान जो है वो CA बाई 3 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? CA बाई 3। दूसरा केस जो है केस 2, उसमें क्या करना है? शॉर्ट एनी टू कोर together with sheath and measure the capacitance between remaining core and sheath। अब देखो क्या है यहां पर, ये सीन क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं पहले वाले ने तो कहा तीनों कोर को शॉर्ट कर दो, तीनों को शॉर्ट कर दिया तो ये सी ये तो सारे गायब हो गए। भाई शॉर्ट सर्किट के बीच कैपेसिटेंस थोड़ी बनेगा, तो इनको तो अपन ने आपस में क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। जब ये तीनों शॉर्ट हो गए आपस में, तो इस कोर से एक C2 और एक C2, तीनों C2 पैरेलली ग्राउंड होते हुए नजर आए। तो तीनों C2 पैरेलली ग्राउंड होते हुए नजर आए तो पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं। तो अपन ने जो वैल्यू लिखा वो लिख दिया 3C2, तीनों C2 ऐड हो गए 3C2, उसको किसके बराबर लिख दिया? CA के। और फिर अपन ने लिख दिया कि C2 का मान कितना हो जाएगा? CA बाई 3। ये C2 का मान उठा करके अपन को यहां पुट करना है इसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर जो है 5 दे देता हूं। अगला कह रहा है मेथड की शॉर्ट एनी टू कोर टुगेदर विद शीथ। कोई भी दो कोर को शीथ से शॉर्ट कर दो। तो ये दो कोर ले ली, इसको शीथ के साथ, इस शीथ के साथ शॉर्ट करना है। तो इन दोनों कोर को शीथ के साथ शॉर्ट करूंगा, तो इस कोर को जब शीथ से शॉर्ट करूंगा तो शीथ का पोटेंशियल 0 है, तो यहां भी पोटेंशियल 0 है, यहां भी 0 है। तो ये इसके नीचे का जो एरिया है सब कुछ, ये ऊपर का एरिया, ये C2 और इनके बीच का C1, ये सब कुछ क्या कर दिया? ग्राउंड। दोनों कोर को शीथ के साथ शॉर्ट सर्किट किया, तो ये सब कुछ क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। आपस में शॉर्ट करना है पहले और फिर शीथ के साथ। मैं दिखा भी देता हूं, जैसे इसको ऐसे कर दिया शॉर्ट, तो ये सब कुछ, ये भी शॉर्ट हो गया, इसके बीच में शॉर्ट हो गया, इसके बीच में शॉर्ट हो गया, तो यहां तो कुछ भी नहीं बचा। नीचे की तरफ देखो, फिर ये जो एक बची भी कोर है, इसका एक तो ये C2 ग्राउंड हो रहा है और फिर ये दो C1 ग्राउंड हो रहे हैं, तो तीनों ही फिर से क्या हो गए? पैरेलल। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2C1 प्लस C2 हो जाएगा।
तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट को नाम दे दिया CB, इसको लिखा 2C1 प्लस C2। C2 का मान CA/3 हो जाएगा, यहां से C1 को निकालेंगे तो 3CB माइनस CA/6 मिलेगा। ये C2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे, C2 का वैल्यू CA/3 पुट करेंगे, C2 का वैल्यू CA/3 पुट करेंगे तो CB की फॉर्म में C1 का मान निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको 6। फिर हम कहेंगे कि भैया इक्वेशन नंबर 5 और 6 को 4 में रख दो। ये C1 बता रहा है, ये C2 बता रहा है। C1 और C2 में वैल्यू पुट कर दो, किसका वैल्यू आ जाएगा, CPH का वैल्यू आ जाएगा। तो CPH का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से उनमें वैल्यूज पुट करने के बाद की बता रहा हूं, CPH का वैल्यू आ जाएगा 9CB माइनस CA/6। आपको ये बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। जो याद रखना है बस उसी को डब्बे में डाल रहे हैं अपन। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 7। तो एक तो ये फॉर्मूला स्टार है पर फेज कैपेसिटेंस का, और एक ये फॉर्मूला स्टार है पर फेज कैपेसिटेंस का। आप लोगों से सवाल कैसे पूछा जाएगा, सर रेजिस्टेंस से कैसा सवाल पूछेगा, वो तो कल आपने बता दिया। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो वो मैंने क्वेश्चन कल आपको बता दिया था कि वहां से कैसा पूछा जाएगा। दूसरे सवाल की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा सवाल आप लोगों से कैपेसिटेंस से कैसे पूछा जाएगा। कैपेसिटेंस से सवाल पूछे जाएंगे आपको दो तरीके से। पहला सवाल क्या पूछेगा, पहला सवाल ये पूछेगा कि किसी भी 3 कोर केबल के अंदर इंटरफेस कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है और शीथ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है, तो पर फेज कैपेसिटेंस बताइए। तो आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया है इंटरफेस कैपेसिटेंस। इंटरफेस कैपेसिटेंस कितना, C1 का वैल्यू कितना दे दिया, 3 माइक्रोफेरेड। फिर दूसरा क्या बोला, शीथ कैपेसिटेंस। शीथ कैपेसिटेंस किसको कहते हैं, C2 को कहते हैं। C2 का वैल्यू कितना दे दिया, 4 माइक्रोफेरेड। तो अब आप मुझे बताइए कि जब क्वेश्चन ने C1 C2 दिया तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जिस फॉर्मूले में C1 और C2 यूज होते हैं वही करेंगे। तो यहाँ पर C1 का वैल्यू 3 गुना करो, 3 3 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 माइक्रोफेरेड। आंसर आ गया। बहुत आसान है कि नहीं है, आप लोगों को केवल शब्द पहचानने हैं। आप लोगों को ये बोला कि इंटरफेस कैपेसिटेंस इतना है, शीथ कैपेसिटेंस इतना है, तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए फॉर्मूला ये लगेगा। सर ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, इस फॉर्मूले के लिए आपको ये लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में पूरा। कहेगा कि ये केबल के टुकड़े को लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा और ये रिजल्ट प्राप्त हुए, ऐसा लिखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो ऐसा नहीं लिखा, सीधा ये लिख दिया कि एक केबल के लिए निम्न कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन केबल, और उसमें ये स्टेटमेंट लिखा है कि तीनों कोर को शॉर्ट करके किसी भी कोर का शीथ के बीच कैपेसिटेंस इतना है। जैसे ये लाइन दिखे समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तीनों कोर को शॉर्ट करने पर CA मिलता है। ये वाला स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक याद करो। तीनों कोर आपस में शॉर्ट कर दी तो क्या मिलता है, CA। तो बाकी दूसरा स्टेटमेंट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। CA यहां से उठाना, CB यहां से उठाना और ये फॉर्मूले में रख देना। ये मत याद रखना इक्वेशन 5 6 नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां से डायरेक्ट वैल्यू उठा लेना। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद जैसे बोला कि तीनों कोर को आपस में शॉर्ट करके और किसी एक कोर का शीथ के बीच में कैपेसिटेंस निकाला है, तो वो आपको मिलता है 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि दो कोर को आपस में शॉर्ट करके शीथ के साथ कैपेसिटेंस, शीथ के साथ शॉर्ट करके और बचे हुए कोर का शीथ से कैपेसिटेंस निकालने पर मिलता है 6 माइक्रोफेरेड। तो बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसका इस केस में CA का वैल्यू कितना दे दिया, 3 माइक्रोफेरेड, तो सॉरी 4 माइक्रोफेरेड दिया है, तो 4 माइक्रोफेरेड। तो ये फॉर्मूला क्या है, 9CB माइनस CA/6। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला जो है इसमें 9 गुना हो रहा है, तो 9 इंटू CA का वैल्यू कितना दिया था, 4, और ये वैल्यू कितना दिया था, 6। तो 9 इंटू 6 कितना आ गया, 54। 54 माइनस 4 कितना हो गया, 50/6। ये आंसर आ जाएगा माइक्रोफेरेड के अंदर। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने अगर इंटरफेस कैपेसिटेंस और शीथ कैपेसिटेंस जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि केबल के टुकड़े पर एक्सपेरिमेंट किया है, ये यूज करना है। क्वेश्चन ने ये बोला है तीनों कोर आपस में शॉर्ट करिए, फिर किसी एक कोर का शीथ से कैपेसिटेंस निकाला, यही फॉर्मूला लगेगा। बस फिर उस केस में इतना सा पहचान लेना CA कौन है और CB कौन है।
एक का याद रखो, दूसरे का याद करने की जरूरत नहीं। तीनों को शॉर्ट करने पर सी ए मिलता है, तो बचा कुचा दूसरा कौन हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। और अगर एक बार आप लोगों को चार्जिंग करंट पर फेस, सॉरी, ये कैपेसिटेंस पर फेस पता चल गया, तो चार्जिंग करंट भी पर फेस पता चल जाएगी। वी ओमेगा सी होता है। कितना होता है, वी ओमेगा सी होता है ये। एम्पियर में वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 हो गया। तो कल की क्लास के अंदर अपन ने जो डायग्राम देखा था, उस डायग्राम के अंदर अपन ने रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना चाहा था, निकाल लिया। रेजिस्टेंस के बाद कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना चाहा, दो अलग अलग निकाले, सिंगल कोर का अलग, थ्री कोर का अलग। थ्री कोर के अंदर भी दो निकाले, प्रैक्टिकल मेथड का अलग, थ्योरेटिकल मेथड का अलग। कैपेसिटेंस आ गया तो चार्जिंग करंट आ जाएगा वी ओमेगा सी से। रेजिस्टेंस आ गया तो लीकेज करंट आ जाएगा वी बटा आर से। तो इसका मतलब इस चित्र में जो हमने कल बनाया था, इसमें चार वैल्यूज हमें निकालनी थी, चारों हम निकाल चुके हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई हो तो थम्स अप करो, फिर आगे की बात करते हैं। ये कॉपी कर लिया हो तो थम्स अप करना। कॉपी कर लिया है तो थम्स अप करना कि हाँ कर लिया है। दो थम्स अप करना, क्योंकि पहला वाला थम्स अप तो तुम्हारा ये समझने वाला आया है। कॉपी कर लिया हो तो दो थम्स अप करना। चलिए आगे चलते हैं। बी पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। सेम टॉपिक फ्यूचर में मैं यूटिलाइजेशन में हीटिंग पढ़ाऊंगा तब रिपीट होगा। डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस इन ए केबल, हेडिंग लगाओ। देखो, एक नेटवर्क बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएं।
एक मिनट रुकना है ना, आप डायग्राम बनाओ तब तक मैं आया।
चलो भाई, अरे इधर ही थे भाई। मधुसूदन, स्वागत है आपका। चलो, ये अपना भाई सर्किट अधूरा रह गया, इसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। हम्म चलो समझते हैं इसको। बेस बन गया अपना डायग्राम का, अब अपनों को सिर्फ समझना बाकी है। तो पहले समझते हैं, फिर अपन आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। देखो बाबा, ऐसा है, अरे आ जा रहे, देखो ऐसा है कि केबल के अंदर अपन एक वैल्यू फाइंड करने वाले हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक लॉस। अब ये आया कहां से सर, ये किस जगह से अपन उठा करके लाए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो बाबा, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। देखो हर चीज, हर शब्द जो मैं बोल रहा हूं सब कुछ इंसुलेशन से संबंधित है। रेजिस्टेंस इंसुलेशन का, कैपेसिटेंस इंसुलेशन का, लीकेज करंट इंसुलेशन में, चार्जिंग करंट इंसुलेशन में, सब कुछ इंसुलेशन का। अब कैपेसिटेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया, चार्जिंग करंट आ गई, लीकेज करंट आ गई, चारों चीजें अपन निकाल चुके हैं। अब आगे क्या? अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो केबल में रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का, इसमें एक लीकेज करंट बह रही है। और जब रेजिस्टेंस में से लीकेज करंट बहती है तो क्या होता है? पावर लॉस। और कुछ क्या? तो यहां रेजिस्टेंस में जब करंट बहेगी तो पावर लॉस करेगी। कितना करेगी? आई स्क्वायर इंटू आर करेगी, या फिर वी स्क्वायर बाई आर करेगी। तो ये पावर लॉस कितना हुआ ये जानना है। क्यों जानना है? कहां जरूरत है इस पावर लॉस को निकालने की? फालतू की कैलकुलेशन कर रहे हो सर। देख बाबा, एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक केबल है, उस केबल के ऊपर इंसुलेशन करना था। तो केबल की कोर में करंट बहती है, केबल की कोर में करंट बहेगी। उस कोर में करंट बहने से एग्जाम्पल के तौर पे अपन मान लें कि टेम्परेचर पैदा हो रहा है 40 डिग्री। अपन इसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहे हैं। इंसुलेशन जो लगा रहे हैं, फिर अपन क्या लगाएंगे? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 40 डिग्री तो इसमें पैदा हो ही रहा है, तो अपन एक काम करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इंसुलेशन लगा देंगे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से इंसुलेशन लगाया, एक थोड़े समय बाद में केबल जल गई। तो केबल जल गई, इंसुलेशन फेलियर हो गया। तो हमें तो समझ ही नहीं आया, हमने कहा कि यार कोर में 40 डिग्री पैदा होने वाला था और हमने 50 डिग्री के आसपास वोल्टेज होल्ड कर सके, मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर होल्ड कर सके, ऐसा इंसुलेशन लगाया। तो टेक्निकली तो जलना नहीं चाहिए, पर जला कैसे? तो हमने ये फिर बैठ के सोचा, तो पता चला कि 40 डिग्री तो कोर में करंट बहने से पैदा हो रहा है, और 10 डिग्री इस इंसुलेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस का मान है, इसमें लीकेज करंट के बहने की वजह से पैदा हो रहा है। तो 40 डिग्री तो कोर का और 10 डिग्री इंसुलेशन का अपना खुद का हीट प्रोड्यूस हुआ है। 40 और 10 हो गए 50। जैसे ही 50 डिग्री का इंसुलेशन है, 50 डिग्री टेम्परेचर पैदा हो गया। एक आध डिग्री ऊपर नीचे होती है, इंसुलेशन क्या करेगा? बर्न हो जाएगा। इसका मतलब आपको अगर इंसुलेशन डिजाइन करना है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके इंसुलेशन में खुद से कितना हीट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है क्या? ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। एक इंसुलेशन में खुद से कोई भी हीट पैदा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे, दिमाग में हम क्या रखेंगे कि इंसुलेशन में हीट पैदा होना अच्छी बात नहीं है।
और हीट पैदा हो रही है तो कितनी पैदा हुई है ये हमें निकालना जरूरी है, और यही वजह है कि अपन हेडिंग पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ए केबल। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? क्यों पढ़ रहे हैं ये मेथड क्लियर है? थम्स अप कर दो। सर आज लेट हो गए, गांव में लाइन नहीं रहने के कारण आज लेट। लाइन मतलब लाइट नहीं है? अच्छा, लाइन क्या नहीं है? गांव में कौन लाइन नहीं दे रहा तुम लोगों को? है चित्रंजन, गांव में कोई लाइन नहीं दे रहा? ऐसे लाइट बोलना भाई, ऐसे भ्रमित हो जाते हैं लोग, कहेंगे भाई चित्रंजन को गांव में भी लाइन की जरूरत है। हाँ, पड़ोस पड़ोस ने सुन लिया तो हाँ ऐसे लाइट बोलना। पता चला मम्मी ने सुताई चालू कर दी उधर ही धम झाड़ू से, इधर मैं बोले जा रहा हूं कि मम्मी झाड़ू से पीट रही होगी और उधर वास्तव में मम्मी झाड़ू से पीट रही है। हाँ चलो आगे चले। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इंसुलेशन के अंदर कितना पावर लॉस हुआ। तो हम दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन में कितना होना चाहिए, 0, प्रैक्टिकल कंडीशन में जो होगा वो होगा। तो आइडियल कंडीशन के अंदर हमने कहा कि देखो इधर देखो, इधर वापस, अरे वापस इधर देखो, यहां पर वोल्टेज कितना था V, कोर पर वोल्टेज कितना था V, और शीट पर कितना था 0। तो कैपेसिटर के अक्रॉस या इंसुलेटर के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, V वोल्टेज था। यहां देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। कैपेसिटर में करंट चार्जिंग करंट, रेजिस्टेंस में करंट लीकेज करंट। यही प्रैक्टिकल केबल का डायग्राम है, जो वहां अपन ने ऐसे खड़ा किया हुआ था डायग्राम, उसी को अपन ने लेटा दिया, ये ऐसा दिखेगा। पर प्रैक्टिकल केस के अंदर बात हो रहा है, अगर हम आइडियल केस की बात करें तो क्या होगा, हमने क्या कहा, आइडियल केस में डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक लॉस 0 होने का मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक लॉस 0 होने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस में कोई पावर लॉस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस में पावर लॉस नहीं होने की कंडीशन क्या है, करंट नहीं बहनी चाहिए, लीकेज करंट फ्लो ही नहीं करनी चाहिए, और लीकेज करंट फ्लो नहीं करने की कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अगर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ओपन सर्किट हो जाएगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसमें बहने वाली लीकेज करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो इस वजह से ऊपर वाले डायग्राम में केवल कैपेसिटर बनाया है, चार्जिंग करंट बनाया है, वोल्टेज V बनाया है, रेजिस्टेंस यहां नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है तो लीकेज करंट नहीं बहेगी, और लीकेज करंट बहेगी नहीं तो नेटवर्क में बनाना ही नहीं है उसको। अब क्या, इसका फेजर डायग्राम, वोल्टेज V है, करंट IC, कैपेसिटर की करंट है तो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी। ये आइडियल केस का फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम नीचे भी रहेगा, क्यों, क्योंकि V और IC यहां पर भी, VIC यहां भी, पर यहां एक करंट एक्स्ट्रा है जो रेजिस्टेंस में बह रही है, जिसका वैल्यू कितना है, IL, लीकेज करंट के बराबर। ओहो क्या बात है, तो एक करंट और निकली, लीकेज करंट, ये लो, ये IL लीकेज करंट। अब IL और IC दोनों करंट को जोड़ो, दोनों करंट जब जुड़ेंगी, जुड़ करके यहां फ्लो कर रही है कितना, IT, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, ये जोड़ दियो भाई, ये जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, IC को IT से, सॉरी IL को IC के साथ जोड़ दिया और IT बना दिया। अब सब कुछ यहां से एकदम ध्यान से सुनना, एकदम भयंकर मजा आने वाला है, और मजा लेना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। किसका मजा लेना है सर, पावर सिस्टम के कॉन्सेप्ट का मजा लेना है भाई। बाकी जीवन के मजे तो तुम क्लास के बाद जब फ्री हो जाओ तो लेते रहना, उस बात के लिए हम आपको मना नहीं करेंगे। सर ये क्या लिखते चले जा रहे हैं, अरे रुको भाई, हेडिंग तो लिखने दो, हम भी लिख लें क्या, नहीं तुम्हें नहीं लिखना है, 2 मिनट रुको। सारा खुद की तरफ से बोल लेते हो, हमारा भी आप ही बोल लेते हो, तो मुझे तो पता है ना तुम लोग क्या बोलने वाले हो। तो बताओ अब हम क्या बोलने वाले हैं, यही तो बोलने वाले हो कि अब हम क्या बोलने वाले हैं। हाँ तो बताओ ना हम क्या बोलने वाले हैं, अरे अभी अभी तुमने यही तो बोला कि हम क्या बोलने वाले हैं। चलो अब यहां आ जाओ, देखो देखो भाई, ध्यान से देखो, देख रहे हो,
हाँ मुझे पता है कि तुम ध्यान से देख रहे हो, मेरी ओर देख रहे हो, मेरी ओर मत देखो, यहां देखो बोर्ड की तरफ, इधर कंसेप्ट यहां आने वाला है। क्या आने वाला है? तुम क्या चाहते हो? हाँ ना बोलते रहना भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर फुल कमेंट बाजी चलनी चाहिए, जैसे जैसे पूछो वैसे वैसे कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। पहला सवाल, तुम क्या चाहते हो, प्रैक्टिकल केस हो या आइडियल केस हो? प्रैक्टिकल केस हो या आइडियल केस? आई के लिए, आइडियल के लिए आई टाइप कर देना, प्रैक्टिकल के लिए पी टाइप कर देना। तुम क्या चाहते हो, कौन सा केस हो, आइडियल या प्रैक्टिकल? जल्दी बताओ, फटाफट बताते जाओ, कमेंट सेक्शन में धर 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 कमेंट एकदम गोलीबारी चलना चाहिए, हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, आइडियल या प्रैक्टिकल? आई चाहिए, आई। ये पी कौन लिख रहा है, झापड़ मार दूंगा मैं। अबे प्रैक्टिकल केस के अंदर रेजिस्टेंस में पावर लॉस होगा। अब मैंने क्या कहा, हीट पैदा नहीं होनी चाहिए, तो हीट पैदा नहीं होने के लिए केस आइडियल होना चाहिए ना यार। बिल्कुल आइडियल होना चाहिए, ठीक। आइडियल केस के अंदर केवल कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब लीकेज करंट नहीं है। लीकेज करंट नहीं है इसका मतलब अगर लीकेज करंट नहीं होगी, तो लीकेज करंट नहीं होगी तो आईटी का वैल्यू आईसी पर होगा, हाँ या ना? भाई यहां देखो ना, वी और आईसी आइडियल केस में दो ही है, वी और आईसी दो ही है। अगर मैं वी को इग्नोर करूं, हटाओ वी को, केवल आइडियल केस में करंट की बात करूं तो केवल क्या है, आईसी। और यहां कितनी करंट है, दो करंट है, आईएल और आईसी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी केबल में लॉस नहीं हो, लॉस नहीं हो तो लीकेज करंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडियल केस में नहीं है। लीकेज करंट नहीं होने के लिए लीकेज करंट अगर नहीं होगा तो आईटी आईसी पर होगा क्या, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अगर लीकेज करंट नहीं होगा, प्रैक्टिकल केस में तुम क्या चाहते हो, लीकेज करंट ना हो। लीकेज करंट ना हो तो मतलब वैल्यू कितना हो, जीरो हो। वैल्यू जीरो हो तो आईटी जो है वो कहां आ जाएगा, आईसी पे, और हम किस केस पे चले जाएंगे, आइडियल पे। यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? हाँ हम जल्दी बताओ, जल्दी ऐसे धड़ धड़ कमेंट एकदम फटाफट से, फट से टाइप कर दो, फट से। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईटी अगर आईसी पे होगा तो लॉस नहीं होगा, पर ऐसा तो नहीं हो पाया। जो सोचा था वो पाया नहीं, और जो पाया वैसा सोचा नहीं। तो ये आईसी जो है वो एक्चुअल में आइडियल केस को फॉलो नहीं कर पाया, और करंट अपनी पोजीशन से गिर गई, आईसी से आईटी हो गई। मतलब प्रैक्टिकली हुआ ये कि तुम तो ये चाहते थे कि केवल आईसी हो, पर प्रैक्टिकली करंट आईएल हुआ। सर हम तो प्रैक्टिकली ये चाहते हैं आईएल ना हो, और आईएल नहीं होगा तो आईटी आईसी पर होगा, पर ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस तो होगा, रेजिस्टेंस का कोई ना कोई वैल्यू होगा तो लीकेज करंट भी होगा, और लीकेज करंट भी होगा तो आईटी कभी आईसी पे नहीं होगा, हमेशा लैग करेगा। तो हमने कहा कि भैया हमारी हसरतें क्या थी, आईसी, और हमें मिला क्या, आईटी। हमारी हसरतें थी आईसी और हमें मिला आईटी। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, हमने लिखा डेल का अंतर है। दोनों के बीच कितना अंतर है, डेल का अंतर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कान खोल करके, हाँ कान खोल के सुनो, इधर नहीं, इधर देखो, इधर, यहां यहां। ये जो डेल है, अगर ये डेल जीरो हो जाए तो क्या आईटी आईसी पे आ जाएगा? अगर ये डेल जीरो हो जाए तो क्या आईटी आईसी पे आ जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अगर डेल जीरो हो जाए तो आईटी आईसी पे आ जाएगा। बिल्कुल। डेल जीरो होने पर आईटीआईसी पे आ जाएगा, तो तुम प्रैक्टिकल से आइडियल केस में चले जाओगे। आईटीआईसी पे आते तुम प्रैक्टिकल से आइडियल केस में चले जाओगे। इसका मतलब आइडियल केस में रेजिस्टेंस, लीकेज करंट नहीं है तो पावर लॉस भी नहीं है। तो मैं देखो सारांश बता रहा हूं। सारांश ये था कि तुम चाहते थे कि करंट आईसी पर रहे, पर ऐसा नहीं हुआ। लीकेज करके बहने की वजह से आईसी लैग करके आईटी पे आ गया, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट लेना है, तो आईसी आईटी पे आ गया। ये आइडियल आइडियल केस था, ये प्रैक्टिकल केस है। ये आइडियल केस था, ये प्रैक्टिकल केस है। आइडियल केस में लॉस नहीं है, प्रैक्टिकल केस में लॉस है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, डेल जिम्मेदार है। इसका मतलब आपके इस केबल में पावर लॉस के होने के पीछे की वजह कौन है, डेल है। अगर मैं एक जने को जिम्मेदारी दूं कि तू है वो कारण जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक लॉस हुआ है, तो वो कौन है, तुम नहीं हो। वो कौन है, वो डेल है, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये डेल ही सारे दंगे फसाद की जड़ है? क्या इस डेल की वजह से पावर लॉस हो रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। बिल्कुल। तो इसी डेल को मैंने नाम दिया डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल या डिसिपेशन फैक्टर। इस एंगल का क्या नाम रख दिया, इसका नाम ही ये रख दिया कि ये लॉस एंगल है, ये लॉस करता है साला, लॉस एंगल है। तो इसका मान निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल दादा। वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल हमेशा अपन 10 लेते हैं,
टेन का वैल्यू आई एल अपॉन आई सी हो जाएगा। ये कहां से है? अरे आधार बटा कक्का नहीं आता क्या? सॉरी, वो क्या कहते हैं, लाल बटा कक्का, एल ए एल बटा के लंब बटा आधार। लंब कितना है? ये देखो एंगल बन रहा है तो ये आधार है, आधार है तो ये लंब है। लंब कितना है? आई एल। आधार कितना है? आई सी। आई एल बटा आई सी। अरे आई एल कितना होता है? आई एल सर वी बटा आर आई होता है। अभी चिल्ला चिल्ला के थक गए आप कि लीकेज करंट का मान वी बटा आर करोगे तो आई आ जाएगा। ये अभी तो सिखाया था आपने। अच्छा आईसी, आईसी तो 4,42,343 बार आ गया है। 4,42,343 बार आ गया। आईसी का मान वी ओमेगा सी होता है और ये कैपेसिटेंस भी इंसुलेशन का है। वी से वी क्या करेगा? कटेगा, तो वैल्यू क्या बचेगा? 10 डेल्टा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी आई इंटू आर आई। 1 अपॉन ओमेगा सी आई इंटू आर आई। ओमेगा सी आई इंटू आर आई। लोड एंगल नहीं कहेंगे, गलत बात है। मान मीन्स, मान कब बोला मैंने? मान मतलब वैल्यू, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, मान मतलब वैल्यू। तो ये 10 डेल्टा का वैल्यू आ गया, ठीक। अब मुझे निकालना है पावर फैक्टर ऑफ द केबल। अरे पावर फैक्टर तो सर एकदम नसों में यूं अभी अभी बहा है, यहां से ये हाथ से उधर गुजर करके पैरों में गया हुआ है। अभी पावर फैक्टर नीचे की तरफ चल रहा है, खून में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है? तो पावर फैक्टर का मतलब सर कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर। तो वोल्टेज फेजर कहां? ये रहा, ये नहीं, डायग्राम में देखो, वोल्टेज फेजर ये रहा, करंट फेजर। वोल्टेज सोर्स से कौन सी करंट निकली? आईटी। तो वोल्टेज से करंट निकली आईटी, तो वोल्टेज फेजर वी और करंट फेजर आईटी। तो वोल्टेज और आईटी के बीच, वोल्टेज और आईटी के बीच एंगल, अरे यहां तो एंगल है ही नहीं, कोई बात नहीं, बना देते हैं लाला, चिंता की बात नहीं है, थीटा बना दे रहे हैं। तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर के बीच का कोण कॉस थीटा क्या हो गया? पावर फैक्टर हो गया। ठीक ठीक ठीक, आगे। अरे एक बात बताओ रे तुम, हाँ ना बोलना, ये कॉस थीटा को मैं कॉस 90 माइनस डेल्टा बोल सकता हूं कि नहीं? यस और नो, बोलो रे। कॉस थीटा को मैं कॉस 90 माइनस डेल्टा बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हो। तो कॉस 90 माइनस डेल्टा साइन डेल्टा लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। और यही तो सबसे बड़ा सूत्र है। क्या तुम क्या चाहते थे? हम चाहते थे सर नौकरी पाले हम। अबे इधर टॉपिक में क्या चाहते थे सर? हम चाहते थे कि डेल जीरो हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि डेल अगर जीरो हो जाएगा तो आईटी आईसी पे आ जाएगा और हम आइडियल केस पे चले जाएंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक पावर लॉ जीरो होता है। तो डेल वही आदमी था जो पावर लॉस कर रहा था, तो डेल जीरो हो जाना चाहिए, पावर लॉस नहीं होगा। तो डेल जीरो करना है, तुमने कहा है, मैंने नहीं कहा, तुमने खुद ने कहा है डेल जीरो होना चाहिए। डेल अगर जीरो करोगे तो साइन डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा रे? डेल जीरो करोगे तो साइन डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा रे? सर जीरो हो जाएगा, जीरो। तो पावर फैक्टर ऑफ द केबल कितना आ रहा है? अगर तुम चाहते हो लॉस ना हो तो तुम्हारे केबल का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? जीरो। इससे लो वैल्यू क्या लोगे भाई? पावर फैक्टर अच्छा यूनिटी, बुरा जीरो। जीरो से नीचे कुछ होगा? नहीं होगा। अरे सर दिमाग एकदम सकपका सा गया है। पावर फैक्टर का वैल्यू तो हमारे पावर सिस्टम में हाई होना चाहिए। ये यहां पर आप तो कह रहे हो कि पावर फैक्टर का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ऐसा कैसे? याद करो मैंने कल भी तुम्हें कहा था, कल भी मैंने तुम्हें कहा था कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, पर रेजिस्टेंस का मान लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तुम चालक के प्रतिरोध को इंसुलेशन के प्रतिरोध के साथ घुसेड़ रहे थे, मिक्स कर रहे थे, जो कि सही नहीं है। चालक का प्रतिरोध आज भी लंबाई के साथ बढ़ता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का प्रतिरोध लंबाई के साथ आज भी घटता है, वो अलग अलग चीज थी। तो यहां पर भी ये जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये वो है जो तुम नहीं सोच पा रहे हो। सर क्या है जो हम नहीं सोच पा रहे हैं और क्या है जो ये यहां पर सोचा जा रहा है? देखो मैं तुम्हें सोचने की थोड़ी सी हिम्मत दे रहा हूं, जरा सोच करके सोचना कि तुम लोगों ने क्या सोचा था और क्या सोचना चाहिए था। समझे क्या सोचने की मैं बात कर रहा हूं?
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पावर फैक्टर सोच रहे हो कंडक्टर का, और मैं पावर फैक्टर बोल रहा हूं इंसुलेशन का। कंडक्टर में बहने वाली करंट का पावर फैक्टर आज भी अच्छा होना चाहिए, ये इंसुलेशन का पावर फैक्टर है, इसको लो होना चाहिए। अच्छा सर, यहां से नहीं यहां से साबित करो। आइडियल केस में वोल्टेज और करंट फेजर के बीच का एंगल 90, तो कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 0 हो गया। तो आइडियल केस में भी पावर फैक्टर 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ पावर फैक्टर ऑफ केबल should be low for low dielectric losses। अब एक काम करो, तुम क्या काम करना है सर? तुम एक काम करो, कल की क्लास में तुम लोगों को इंसुलेशन की प्रॉपर्टी लिखाई थी। यस सर, इसमें देखो ये क्या लिखा है, यहां देख रहे हो विनोद? हैं? ओ चिचा, देखे हो कि नहीं? का लिखे हैं? लो पावर फैक्टर। का कहे थे हम? सर आप कहे थे कि आगे चल करके एक टॉपिक में जब बात आएगी तो उस बात को समझा देंगे। आज ये टॉपिक आ गया है, आपने ये समझा दिया है कि लो पावर फैक्टर केबल की इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है उसका कारण आपने आज हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए छाप दिया। समझ में आ गया हो तो 2 थम्स अप करो, 1 और 1 2। अभी तक 9 ही लोगों के थम्स अप आए हैं, लाइव बहुत ज्यादा है। 9 ही लोगों के थम्स अप आए हैं, तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है, इसका मतलब क्या मैं यही मानूं? क्या मैं ऐसा मानूं कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है? एक आदमी एक ही बार 2 थम्स अप भेजेगा, अगली बार वही आदमी दोबारा से 2 थम्स अप सेम बात के लिए भेजेगा, तो उसके थम्स अप काट दिए जाएंगे। सबको कमेंट करना है जो लाइव है। चलो बढ़ते हैं आगे, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात अभी तक हमने करी नहीं है। इतनी देर हम क्या कर रहे थे? इतनी देर हम साइड की बातें कर रहे थे। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस कितना है ये फाइंड करना है। यही तो हेडिंग लगा रखा है। तो हमें पता है कि पावर लॉस का वैल्यू होता है V²/R। ठीक है, आर का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, आर उधर जाएगा और टेन डेल्टा इधर आ जाएगा। अरे सर इसका मीनिंग तो बताओ, टेन डेल्टा बराबर डेल्टा क्यों लिखा है? देखो प्रैक्टिकली जो डेल का मान होता है ना वो बहुत कम होता है। क्यों? ये जो लीकेज करंट होता है ये इंसुलेशन के रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेगा ओम की रेंज में होता है।
इसीलिए लीकेज करंट का वैल्यू मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है। और ये करंट का मान चूंकि बहुत छोटा है, तो करंट छोटा होगा तो आईटी लगभग आईसी के पास ही होता है। तो डेल का मान जो होता है वो प्रैक्टिकली 5-6 डिग्री के आसपास ही होता है। तो 10 के अंदर चाहे 5-6 डिग्री का वैल्यू आप निकालो, चाहे आप लोग डायरेक्ट डेल्टा का वैल्यू रेडियन में पुट कर दो, एक ही बात होती है। 10 डेल्टा का वैल्यू निकालो, चाहे डेल को आप रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दो, एक ही बात है। इसलिए 10 डेल्टा और डेल्टा लगभग सेम होते हैं। अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालू तो 10 डेल्टा नीचे चला जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 1/ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा। यहां 1 करोगे तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, पावर लॉस आ जाएगा VP² ओमेगा सी आई इंटू 10 डेल्टा। और एक फॉर्मूला आ जाएगा, पावर लॉस बराबर 3 VP² ओमेगा सी आई इंटू 10 डेल्टा। ये सिंगल फेज के लिए है और ये 3 फेज के लिए। सिंगल फेज के अंदर पावर लॉस जो है वो V² ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा होगा और 3 फेज में उसका 3 गुना हो जाएगा। यहां पर ये टॉपिक आपका ओवर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। चलिए कॉपी कर लिया। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ केबल जो टॉपिक अपन ने कल स्टार्ट किया था वो पूरा हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ए केबल। अरे ये तो लिख चुके हो भाई। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस और वोल्टेज ग्रेडियंट इन केबल। वोल्टेज ग्रेडियंट इन केबल, ये क्या चीज है? यो के है सर जी? यो भाया तन्ने अभी समझ आ जागो, थोड़ी देर तन्ने वेट करना पड़सी। ठीक समार साहब कर लेंगा वेट।
चलो मेरे संग संग आप डायग्राम कॉपी कर लें, तत्पश्चात आपको समझाया जाएगा कि ये क्या माजरा चल रहा है। देखो, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, क्या समस्या है और क्या अपन उसको किस तरीके से समझने वाले हैं और इस हेडिंग का मीनिंग क्या है वो समझ लें जरा। देखो बात ऐसी है कि आप लोगों ने ओवरहेड लाइन के अंदर पढ़ा था कि ये जो इंसुलेशन होता है, ये जो कंडक्ट केबल जो होती है, इस केबल के अंदर यहां ये मान लीजिए वोल्टेज V1 है, ये V2 है और ये वोल्टेज V3 है। तो यहां पर ऐसा होता है कि ये केबल के पास में, सॉरी कंडक्टर के पास में जो इंसुलेटर की यूनिट होती है ना, ये सबसे ज्यादा रो रहा था उस समय। ऊपर स्ट्रेस कम था, यहाँ 11 था, यहाँ 8 था और यहाँ पर 6 था। याद हो अगर आपको एग्जाम्पल, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जो समस्या यहाँ पर होती है ना, इसको अपन ने थ्योरेटिकली समझा था। कैसे कि यहाँ पर सर लीकेज करंट का मान सबसे ज्यादा था, यहाँ लीकेज करंट का मान कम था और यहाँ और कम था। तो लीकेज करंट का मान घटता चला जाता है, इसलिए स्ट्रेस भी घटता चला जाता है। ये हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया था। आज अपन यही चीज वापस से डिस्कस करने वाले हैं कि कोर है और एक शीट है। कोर के पास में जो इंसुलेशन की लेयर है, इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस मैक्सिमम है, और शीट के पास में जो इंसुलेशन की लेयर है, इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस मिनिमम है। जिस प्रकार कंडक्टर के पास में ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर बहुत तकलीफ में था, ठीक उसी प्रकार केबल के अंदर कोर के पास में जो इंसुलेशन की परत है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उस पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, पराविद्युत तनाव बहुत ज्यादा है। जबकि शीट के पास में जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या है, बहुत कम है। तो सर इसको कैसे साबित करेंगे? पिछले बार जब अपन ने ये टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने इसको थ्योरेटिकली साबित किया था, केसीएल लगा करके। याद करो, हमने कहा था यहां करंट सबसे ज्यादा है। अब अपन इसको उस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। अब अपन इस पूरी चीज को मैथमेटिकली, गणित की सहायता से, सूत्र की सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से प्रूव करेंगे कि देखो ये रहा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के दम पर मैं ये कह रहा हूं कि कोर के पास में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और शीट के पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत कम है। सर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या? एक इंसुलेशन को क्या बोलते हैं? पराविद्युत या डाइलेक्ट्रिक ही तो बोलते हैं। उस पर स्ट्रेस किस बात का है? एक इंसुलेशन का काम क्या है? सर वोल्टेज को सहन करना। तो उस पर तनाव किस बात का? वोल्टेज को सहन करने का तनाव। तो कोर के पास तनाव ज्यादा है, इसका मतलब वोल्टेज उस पर जो है वो काफी ज्यादा अप्लाई हो रहा है, वो फेल हो सकता है, उसको डर है कि कहीं मर ना जाऊं। और शीट के पास में उसी इंसुलेशन के ऊपर तनाव बहुत कम महसूस हो रहा है, उसको लगता है कि सब कुछ चिल है जिंदगी में, कोई टेंशन ही नहीं। इस चीज को वहां अपन ने थ्योरेटिकली साबित किया था, यहां मैथमेटिकली साबित करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ गया तो थम्स अप करो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं कि हाँ सर समझ में आ गया क्या पढ़ना है। आगे चलिए। चलिए, डेरिवेशन करना है तो अजम्पशन मानना पड़ेगा। अजम्पशन मानिए, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, वी क्या है,
क्यू क्या है, लिखिए स्मॉल आर बराबर स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कोर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ शीथ, ये तो सबको ही पता है। स्मॉल आर रेडियस ऑफ कोर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ शीथ, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एग्जाम में सवाल आ जाता है। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो कहते ही हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है, सॉरी फॉर्मूला क्या वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, ये सबको पता है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, वी ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड क्यू चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर। लीकेज करंट, अब यहां अगले स्टेटमेंट से लिखना है, अगली लाइन से, लीकेज करंट फ्लोज लीकेज करंट फ्लोज रेडियली थ्रू डाइलेक्ट्रिक। लीकेज करंट कैसे फ्लो करती है, यहां से इस तरीके से, क्योंकि हमने शीट को क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, शीट को हमने ग्राउंड कर रखा है और कोर पर यहां वोल्टेज कितना है, मान लो ये शीट है, इसको आपने ये शीट को आपने ग्राउंड कर रखा है कोर से, कोर पर पोटेंशियल कितना है V है, शीट पर कितना है 0 है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर क्या करेगा, एक करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा यहां से यहां तक। ये चीजें लिखी, लीकेज करंट फ्लो रेडियली थ्रू डाइलेक्ट्रिक, इसकी रेडियस के अलोंग जो है वो लीकेज करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब क्या करना है, assuming a insulation having a thickness dx x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। हमने अज्यूम किया एक dx थिकनेस जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। क्यों अज्यूम किया है, अब उसका कारण समझते हैं। हमने कहा कि भाई लीकेज करंट इसके अंदर से रेडियली बाहर की तरफ बह रही है और सेंटर से x दूरी पर एक dx मोटाई की परत हम अज्यूम कर रहे हैं, हमें कुछ गणना करनी है इसलिए। ठीक है साहब, करो अज्यूम, तुम्हारा इंसुलेशन, तुम्हारा केबल, जितना चाहे अज्यूम करो। अब यहाँ 11th-12th की फिजिक्स से मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, आपको आते हैं तो ठीक है, वरना आपको याद करने हैं एज इट इज, उसका कोई आपका डेरिवेशन जो है वो नहीं है, वो नहीं अपन यहाँ पर क्लास में एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी at a distance x from the center
इज गिवन बाय सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है वो अपन को फाइंड करनी है। वेरी गुड इवनिंग मोहित। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन dx से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है q अपॉन 2πx। q चार्ज है कूलाम अपॉन मीटर में, और ये डिस्टेंस मीटर में होती है तो ये वैल्यू हो जाएगी कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया 1। मैंने क्या फाइंड किया है? मैंने ये फाइंड किया है कि सेंटर से x डिस्टेंस पर, यानी इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेंसिटी कितना है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा नेक्स्ट, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, दो स्टेप्स याद रखने। इसके बाद तो कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज गिवन बाय, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है Gx बराबर dx बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब इसमें अपन को भाग देना है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? Gx बराबर q बटा टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये क्या आ जाएगा यहाँ वाला x। इक्वेशन नंबर 2। तो dx का मान q अपॉन 2πx होता है। ये वैल्यू अपन ने यहां पर पुट कर दी, q अपॉन 2πx। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। अब सर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्यों लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्यों ये लिखा गया है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अगला जो स्टेप मैं लिखने वाला हूं यहां पर, अगला जो मैं स्टेप लिखने वाला हूं, उस स्टेप को समझने के लिए 10 मिनट का समय मैं ले रहा हूं। मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैं 10 मिनट का समय लूंगा। अगर आप ये जो मैं अगला स्टेप लिखने वाला हूं ये समझ गए, तो उसके बाद इस डेरिवेशन में सिर्फ गणित बचेगी, पावर सिस्टम का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। केवल और केवल गणित बचेगी। पावर सिस्टम का कंसेप्ट बस इसी स्टेप में जो मैं अब लिखने वाला हूं। मैं क्या क्या समझाने वाला हूं वो ध्यान से देखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हाँ ना बोलते रहना, समझ में जैसे जैसे आता रहे थम्स अप करते जाना। नहीं समझ में आए तो बोल देना कि सर ये वाला वापस बताओ। हालांकि वो तुम्हें ऐसा होगा नहीं तुम्हारे साथ, ये खत्म होगा टॉपिक, तब तक कॉन्सेप्ट मतलब डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोर पर वोल्टेज V है और शीट पर वोल्टेज 0 है। तो कोर से शीट की तरफ एक करंट बहना है। एक करंट क्या कर रहा है? बह रहा है। इस करंट को अपन ने क्या दिया? लीकेज करंट नाम दिया। तो मेरी बात सुनो, यहां से कोर से शीट की तरफ अगर करंट बह रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोर से शीट की तरफ चार्ज बह रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आवेश के प्रवाह को, चार्ज के फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। तो करंट बह रहा है, इसका मतलब ये चार्ज जो है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कहां से कहां? कोर से शीट की तरफ। तो एक चीज अपन ने क्लियर करी कि एक चार्ज है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, यहां से यहां ले जा रहे हैं। याद करो, मैंने आपको हर एक चीज पढ़ा रखी है। जो जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, आगे जैसे जैसे चलोगी वो हर चीज काम में आएगी। मैंने आपको ये पढ़ा रखा है कि जब आप कंडक्टर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और जब कंडक्टर में करंट बहती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेल में इंसुलेटर के अंदर पढ़ाया है। यहां पर हमने देखा कि हमने कोर पर एक वोल्टेज अप्लाई किया। हमने कोर पर वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां पर इस केबल के चारों ओर क्या बना? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ कर रखने के लिए, होल्ड करने के लिए हमने इस कोर के चारों ओर क्या लगाया? इंसुलेशन लगाया। अब आप यहां हो क्या रहा है? यहां ये हो रहा है कि इस कोर से एक चार्ज है जो इसकी कोर से शीट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब वो चार्ज जो कोर से शीट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कोई कार्य करोगे तब जाकर के पहुंच पाओगे। और ये वर्क डन जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा है, पढ़ाया तो है मैंने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के अंदर, कि एक चार्ज को कोर से शीट तक
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? तो देखो यहां पर पोटेंशियल कितना है v, यहां कितना है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कितना होगा? v होगा। तो पहली चीज यहां लिख रहा हूं v पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच होगा? कोर से शीट के बीच। ये किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। अब वर्क डन निकालना है। सर पोटेंशियल डिफरेंस तो डायग्राम देख के पता चल गया कि v और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस v है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का मान वर्क डन के बराबर है, तो मुझे वर्क डन निकालना है। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, आया ना? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब सर फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ध्यान से देखना, मैंने डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर लिया पहले से ही, कितना? dx। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं? dx डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dx डिस्प्लेसमेंट किया। सर dx डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स कितना लगाया? यही फोर्स ज्ञात करने के लिए दो स्टेप लिखे हैं। हमने क्या किया? इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, पहले मैं कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूं आपको। पहले मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। कितनी मोटाई में? dx मोटाई में। तो इस चार्ज को यहां से यहां लेके जाऊंगा, तो मुझे यह पता करना है कि इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। वही फोर्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस पॉइंट पर आपको डिस्प्लेसमेंट तो dx दिख रहा है कि सर यहां से यहां तक dx दूरी पर स्थापित करेंगे, पर यहां फोर्स कितना लग रहा है? इसी फोर्स को फाइंड करने के लिए हमने दो स्टेप लिखे हैं। कौन से वाले? ये दो स्टेप। चलो, ये x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेंसिटी निकाला, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस निकाला। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो नाम दिया गया है, वो उस फोर्स को नाम दिया गया जो शिफ्ट करने के लिए लगाया गया है। तुम नाम से ही समझ सकते हो शाब्दिक अर्थ क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, डाइलेक्ट्रिक पर स्ट्रेस। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है? वोल्टेज को सहन करना। उस पर स्ट्रेस किस बात का है? वोल्टेज को सहन करने का। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक करंट है जो उस इंसुलेशन में से गुजरना चाह रही है, और इंसुलेशन जो है वो उसको गुजरने नहीं देना चाह रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या? कि इंसुलेशन पर एक तनाव है कि करंट को गुजरने से रोकना है, और वो स्ट्रेस जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला कितना लिखा है? gx, ये यहां पर। तो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स कितना है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सर फोर्स है gx। इस पर्टिकुलर पॉइंट से विस्थापित कितना किया? सर इस पर्टिकुलर पॉइंट से विस्थापित किया dx। तो ये वर्क डन आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर सर ये वर्क डन तो केवल इस दूरी का आया, हमें तो यहां से यहां तक लेके जाना है। तो हमें तो चार्ज को कोर से शीट तक लेके जाना है, यहां से यहां तक लेके जाना है। तो कहां से कहां तक लेके जा रहे हो? सर ये है स्मॉल आर, और ये बाहर वाला है कैपिटल आर। तो हमें स्मॉल आर से कैपिटल आर तक ले जाने में टोटल वर्क डन चाहिए। तो भैया टोटल चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो ना, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, ये टोटल वर्क डन आ गया। और यही टोटल वर्क डन किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यस और नो? यही स्टेप है जो समझना था। V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? किसी चार्ज को स्मॉल आर यानी कोर से कैपिटल आर यानी शीट तक ले जाने में किया गया वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
टोटल वर्क डन के बराबर इंटीग्रेशन कर दिया। के बराबर होता है कौन? पोटेंशियल डिफरेंस V, ये रहा यहां पे लिखा। ठीक, चार्ज को यहां से यहां ले जाना है, यहां से यहां ले जाने में क्या होगा? वर्क डन होगा। तो मैंने क्या अज्यूम किया? मैंने कहा मैं पहले यहां से यहां ले जाऊंगा, मतलब x से dx विस्थापित करूंगा। तो x दूरी पर फोर्स कितना लग रहा है? ये रहा x दूरी पर फोर्स। x दूरी पर फोर्स कितना है? ये रहा। x दूरी से विस्थापित कितना किया? dx। तो कितना वर्क डन हुआ? ये फोर्स और ये विस्थापन, ये इतना वर्क डन हुआ। हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए पता होना चाहिए कहां से कहां ले जाना है, कोर से शीत तक लेके जाना है। कोर पे वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर। शीत की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर। तो हमने कहा कोर से शीत पर ले जाना है, स्मॉल आर से कैपिटल आर ले जाना है। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, यही वर्क डन वोल्टेज के बराबर होगा। अब देखो आगे क्या करना है। ये gx का मान पुट कर दो, अब तो सिर्फ गणित बची है। ये gx का मान वहां पुट करो, gx का मान यहां पुट करोगे तो वैल्यू आएगा q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एक्स डॉट डी एक्स स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो यहां से v का मान कांस्टेंट टर्म बाहर, अब तो सिर्फ और सिर्फ गणित बची है। कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन स्मॉल आर से कैपिटल आर 1 अपॉन एक्स डॉट dx। कल की क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कल की क्लास में? कल की क्लास में मैंने ये पढ़ाया कि इसका वैल्यू, कल ही बताया है मैंने, इसका वैल्यू कितना होता है? v अपॉन क्यू अपॉन v बराबर q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ln कैपिटल R डिवाइड बाई स्मॉल r। ये इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये होता है, ये मैंने कल की क्लास में बता रखा है। ये रहा यहाँ पे, ये रहा 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? ln कैपिटल R बाई स्मॉल r। मैंने कहा था कि मैं अगले दिन इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, ये यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया मैंने, ये आ गया। अब देखो कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि C बराबर, दिखाई देता हूं ना यार, कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था? ये जो फॉर्मूला है ये मैं डिराइव करना सिखाऊंगा। देखो कैसे आया, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है C का, देख लिया इसको, एक नजर देख लिया। आगे देखो, हमें पता है C बराबर Q बटा V होता है। C बराबर Q तो Q ही है, V ये रहा है, देखो इस V को यहाँ पटको, Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ln कैपिटल R बाई स्मॉल आर। ये Q से Q कटेगा, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। आ गया फॉर्मूला, कल जो बताया था मैंने कहा फॉर्मूला प्रूव करूंगा। देखो ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी, बन गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो यही डेरिवेशन होती है कैपेसिटेंस की, बस इसके बाद ये स्टेप लिख दिया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर? पर हमें ये नहीं जानना है, हमें क्या जानना है वो यहाँ पे देखो ध्यान से। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2 और ये दे दिया 3। अब बाई इक्वेशन 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 नंबर इक्वेशन है। सर आप पक्का बोलते हैं कहाँ यूज होता? वाह सर, ये तारीफ कर रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है, क्या है ये? पूरा लिखे ना ढंग से। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखो, 2 और 3 का मतलब क्या है? इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है? क्यू बरा ये जीएक्स का मान क्या है? क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ध्यान से देखो इसको, मैं इस एक्स को उधर भेज रहा हूं, एक्स को इधर भेजूंगा तो क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स इधर भेज दिया तो एक्स इंटू जी एक्स हो गया। ये वैल्यू अपन यहां पर देखो, क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वी बराबर क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को क्या लिख दिया? एक्स इंटू जी एक्स लिख दिया, ln कैपिटल R बाई स्मॉल आर। यहां से मेरे को तो जी एक्स का मान चाहिए, मुझे तो डेरिवेशन किस बात का करना है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का, उसका वैल्यू तो जी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, V अपॉन एक्स ln कैपिटल R बाई स्मॉल आर।
एक्स एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यूनिट लिख देते हैं केवी अपॉन एमएम। क्यों? क्योंकि वोल्टेज केवी में होता है, डिस्टेंस केबल में एमएम में ली जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर भयंकर भयंकर कॉन्सेप्ट आते हैं, आगे चल करके इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखो, अभी अपन ने ये साबित नहीं किया, अभी अपन ने स्ट्रेस निकाला है। अब अपन ये साबित कर रहे हैं कि कोर पर मैक्सिमम है। देखो, जी का वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम करना है, एक्स की जगह क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो इसके लिए इसको मैक्सिमम होने के लिए डिवाइड वाला मिनिमम होना चाहिए। तो ये एल एन आर बटा आर ये तो हो गया कांस्टेंट, एल एन आर बटा आर ये तो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, एक्स। अब देखो, एक्स की न्यूनतम दूरी, एक्स यहां पर है, एक्स को छोटे से छोटा करेंगे तो कितना कर सकते हैं सर, एक्स छोटे से छोटा स्मॉल आर पे जा सकता है और एक्स बड़े से बड़ा कैपिटल आर पे जा सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या किया अपन ने, एक्स जी को मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना है, तो एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है। ये बात साबित कर दी, देख लो, ये बात यहां पर साबित कर दी अपन ने। क्या साबित कर दी, ये साबित कर दी कि भैया सरफेस के ऊपर स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम। ठीक उसी प्रकार अपन मिनिमम स्ट्रेस भी यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, ऊपर पटको, इसको टच करा दो इसके। अरे सर इसको छू रहा है सर, छूने दो, तो तुम्हें कुछ कुछ क्यों हो रहा है, इसको होने दो जो हो रहा है। अरे सर ये छुआ गया है इसको बिल्कुल। हाँ तो तुम्हें कहाँ दिक्कत है, इसको डिलीट कर देते हैं इसको। फिर क्या करते हैं, फिर इसको सेट नहीं हो रहा है, ये पड़ा रहने देता है, भाड़ में जान दो, यहीं रहने दो। जी मैक्स हो गया, जी मिनिमम की बात करें तो जी मिनिमम के लिए आप ये खुद ही बता दोगे, v अपॉन, इसको मिनिमम करना है तो ये मैक्सिमम करना है, x का मैक्सिमम वैल्यू डायग्राम में अभी मैंने सिखाया था कैपिटल R हो सकता है। तो ये यहां से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि मिनिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस जो है, उसके लिए जो शुरुआत में बात कही गई थी वो एकदम सही थी। शुभम भाई, तूने YouTube की मेरी सारी क्लासें ले रखी है, चार्ट रखी है, इसका मतलब यही है, मेरे को लग रहा है। मिश्रा जी, तुमसे हमारी जो बात हुई थी पहले एक बार, तुम वही मिश्रा तो नहीं हो कहीं? लग तो वही रहा है। नवीन कुमार मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और जो शुभम ने कहा है वो काम करें, ये वीडियो 3 लोगों को दिखाएं और उन 3 लोगों को कहना कि आगे 3 लोगों को दिखाएं, और सभी लोगों को मेरे नंबर दे देना और उनको बोलना कि निम्बस रनिंग के ऐप पे जाके पावर सिस्टम ले ले, 500 रुपए में परचेज कर ले, बस खत्म, लाइफ सेट है। फिर उसके बाद वही मिश्रा जी, वही लफत्तर तरीके के, तुम्हारा ये लाइन जो है मैंने वहीं से उठा लिया है, जो मैं ये बोल रहा हूँ था क्लास में, लफत्तर तरीके की बातें आ जाती है, तो ये मिश्रा जी से ही शब्द उठाया मैंने, हमें अच्छा लगा तो हमने इसको उठा लिया। इन्होंने हमसे कहा था कि सर ये पीएलसी वीएलसी स्काडा स्काडा लफत्तर तरीके के यूपीपीसीएल नए जो हैं वो सब्जेक्ट देता है, वो मुझे स्टेटमेंट भी एज इट इज याद है। हाँ वही मिश्रा है, बहुत पहचान लिया हम। हाँ, नंबर दो, तुम्हारे पास नंबर नहीं है हमारा, क्या बात कर दी हो, 8209842985। किसी भी तरीके की समस्या हो, पावर सिस्टम में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, परेशानी हो, जीवन में उदासी चाहिए, परेशानी हो रखी है, मन नहीं लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, किसी भी तरीके की बाधा है जीवन के अंदर, तो दादा के नंबर जो है वो सेव कर लो। हाँ ठीक, हाँ किसी को भी समस्या हो ये नंबर भेज दो, और साथ ही साथ मोबाइल ऐप का लिंक भी भेज दो उनको। मोबाइल ऐप का लिंक मत भेजो,
नंबर भेजो, उनको बोलो कि पावर सिस्टम चल रहा है। हमारे यूट्यूब का जो उड़ान का जो प्लेलिस्ट है वो शेयर कर दो, 4 वीडियो का प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे पड़ा है, वो भेजो, उनको बोलो कि देखो अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो ये नंबर है सर की, बात कर लियो तुरंत। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस की बात तो हो गई कि कोर पर स्ट्रेस मैक्सिमम है, शीट पर स्ट्रेस मिनिमम है। तो एग्जाम में क्या करता है कि बेटा इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस है इसका रेशियो पूछ लेता है, जी मैक्स और जी मिन का क्या कर लेता है, रेशियो पूछ लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। रुलाएगा क्या पागल, बहुत इमोशनल आदमी हूं मैं। यहां देख लो, दिल से धन्यवाद दादा, दिल से। बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। तो जी मैक्स और जी मिन का रेशियो, इसका मैक्स और मिन का इनका रेशियो ले लो तो आपको कैपिटल आर बाय स्मॉल आर मिलेगा। और ये सवाल तो बहुत एकदम भयंकर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। हाँ आते रहते हैं मैसेज तो पाकिस्तान से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। बांग्लादेश वाले नहीं पढ़ते हैं पावर सिस्टम, उनके शायद सिलेबस में नहीं है। बांग्लादेश से नहीं आया मैसेज मेरे पास कभी, बांग्लादेश से तो 5-6 आ गए। अरे आए हैं बाबा, आते रहते हैं। चलो बात करते हैं मैक्स मिन, ये स्ट्रेस तो हो गया खत्म। अब है ना इसका क्या है कि इसका याद रखना जरूरी है भाई। ये अच्छा तुमने कॉपी तो कर ही लिया होगा साथ साथ में। अरे लो भाई, तुम इतने नाराज काहे हो रहे हो, ये लो बस। जी मैक्स जी मिन दोनों को स्टार नहीं लगा रहे, बस। कॉपी कर लिया है, बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हो तुम लोग, सांसा ही नहीं लेने देते हो। पानी पी ले थोड़ा। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस की बात। ओहो, जूम इन ज्यादा हो गया क्या ये। जूम इन तो ठीक ही है, 100% पे करना है। यहाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बाबा, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल। नहीं चाय वाय नहीं, क्लास में घुसते चाय पी के हैं, क्लास से निकलते ही चाय फिर पी लेते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से ही तो सुनते हैं, हर बात पे बोलते रहते हो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना। तो हर बात ध्यान से सुनने की है, बिना ध्यान से सुनने वाले कौन सी बात है बताओ। ये जो मैंने अभी बात बोली वो ध्यान से नहीं सुननी थी, ध्यान से अब वो सुनो जो मैं सुनाने वाला हूं। क्या सुनाने वाला, ये टॉपिक है जिसका नाम है मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल। क्या करना है इस टॉपिक में, सबर करो ना, बता रहा हूं, चिंता क्या कर रहे हो। हमने अभी अभी देखा, हाँ सर देखा,
देखा सर अभी सामने से गुजरी, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। हमने अभी अभी देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है वो कोर पर होता है भाई, कोर पर। मैक्सिमम स्ट्रेस कहां होता है? कोर पर होता है। हाँ, तो इससे कहां तकलीफ है? तकलीफ कहां है इस बात से? होता है उसका टेंडेंसी है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कोर पर होता है। इसमें हमें किस बात की तकलीफ? तकलीफ है दादा, बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या बताएं तुम्हें क्या तकलीफ है? बहुत ज्यादा तकलीफ है। सुनो, अब तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हें समझा देते हैं क्या तकलीफ है। यह है तुम्हारी कोर और यह है शीत, है ना। एक थोड़ा सा इधर का सेगमेंट दिखा रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक तुमने इंसुलेशन लगा रखा है, ठीक। अरे हट जाता हूं। यहां से यहां तक इंसुलेशन लगा रखा है, मान लो रबर लगा रखा है, ठीक। तुमने इसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, बिल्कुल। अब यहां जो इसके पास में जो परत है ना इंसुलेशन की, ये वाली, इस इस परत के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस परत के क्या होने के चांसेस बहुत हैं? फेलियर होने के। मतलब ये कभी भी जल सकती है। इसके फेलियर होने के चांसेस क्या हैं? ज्यादा हैं। जबकि यहां जो इंसुलेशन है, इसके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रेस है मैक्सिमम और यहां पर स्ट्रेस है मिनिमम। यहां पर स्ट्रेस है मैक्सिमम और यहां पर स्ट्रेस है मिनिमम। अब एक बात बताओ, तुमने पैसा जो खर्च किया पूरे इंसुलेशन का, वो बराबर बराबर वोल्टेज कैरी करने के लिए किया। सर ये समझ नहीं आई बात। देखो इसको दूसरे तरीके से समझो। ये इंसुलेटर है, क्या है? सर इंसुलेटर है, क्या है? अरे इंसुलेटर है भैया, ठीक है। क्या करना है इस इंसुलेटर का? तुमने, अरे मिश्रा, तुम्ही ने बिजनेस किया था ना ये, क्या हुआ था? बहुत बहुत नुकसान हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बाईपास सर्जरी हो गई, लाइन टूट गई। हुआ क्या था? जरा फ्लैशबैक में चलो, याद करो वो दिन। कौन सा दिन? अरे वही दिन जिस दिन हमने ये टॉपिक पढ़ा था। हमने कहा था कि तीनों डिस्क 11-11 केवी वोल्टेज सहन करेगी। ये तुम्हारी हसरतें थी, पर क्या तुम्हारी मंजिलों को मुकाम मिला? क्या तुमने जो सोचा वो पाया? क्या जिस पैसे से तुमने इस इंसुलेटर को जिस काम को करने के लिए खरीदा था, क्या वो इन इंसुलेटर ने काम किया? नहीं किया। इसने 11 वोल्टेज सहन किया, इसने 6 किया, इसने 8 किया और इसने 6 ही किया। पैसा लगा 11 का, वोल्टेज सहन किया 8। पैसा लगा 11 का, वोल्टेज सहन किया 6। तो क्या ये यहां पर कॉस्ट इफेक्टिव था? नहीं था। तो हमने क्या किया? गार्डरिंग लगा दिया। सेम समस्या यहां भी है। यहां पर तो इंसुलेशन पर स्ट्रेस ज्यादा है, ये सहन कर रहा है, तो जितना वोल्टेज इसको सहन करना चाहिए था, जिसके हिसाब से डिजाइन किया वो कर रहा है, पर यहां पर जितने वोल्टेज को सहन करना चाहिए था उतना वोल्टेज अप्लाई ही नहीं हो पा रहा। सारा का सारा मैक्सिमम यहां हो गया, यहां तो जाते जाते मिनिमम हो गया। अब सर इससे अब हमें करना क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रेस कम हो जाए। उससे क्या हो जाएगा? अगर यहां सरफेस पे स्ट्रेस कम हो जाएगा तो क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन कम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन कम करेंगे तो पैसा क्या लगेगा? कम। और पैसा कम लगेगा तो केबल जो है वो क्या कहलाएगी? मोस्ट इकोनॉमिकल कहलाएगी। यही हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। यानी हम क्या करना चाहते हैं सर? हम इस स्ट्रेस को कम से कम करना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात समझो तुम, एक और बात समझो। क्या समझना है? ध्यान से देखो। एक और बात हमें यह समझनी है कि भैया ऐसा है कि यहां पर कैपिटल आर तक तो स्ट्रेस मैक्सिमम है, पर जैसे ही आप स्मॉल आर तक, और जैसे ही आप मिनिमम आर तक पहुंचे स्ट्रेस मिनिमम हो गया। कोर पर स्ट्रेस मैक्सिमम था, शीट पर स्ट्रेस मिनिमम था। ऐसे डिक्रीज कर रहा है। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस और ये डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस घटेगा, मैक्सिमम से मिनिमम हो जाएगा।
तो एक बात बताओ, मैं जी मैक्स की जगह यहाँ वोल्टेज वी लिख दूं और जी मिनिमम की जगह वोल्टेज 0 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। कोर पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, वोल्टेज वी है, शीट पर स्ट्रेस मिनिमम है, वोल्टेज 0 है। तो मैं अगर तुमसे ये कहूं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के ज्यादा होने की वजह से लीकेज करंट का मान ज्यादा होता है, तो क्या सही है? हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो लीकेज करंट ज्यादा होगा। तो मैं आज अब शब्द बदल रहा हूं। पहले मैं ये कहता था कि पोटेंशियल डिफरेंस के ज्यादा होने की वजह से लीकेज करंट ज्यादा है, अब मैं ये कहूंगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के डिफरेंस के ज्यादा होने की वजह से लीकेज करंट ज्यादा है। और लीकेज करंट ज्यादा है तो सर इंसुलेशन की मौत होने के चांसेस ज्यादा है, इंसुलेशन जल जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, फना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बस उदय कंट्रोल कंट्रोल करो उदय। तो जल जाएगा तो हम जलने देंगे? बिल्कुल नहीं जलने देंगे। ऐसे कैसे जलने देंगे? पैसा दिया हमने, बिल्कुल पैसा दिया। तो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस के बीच का ये जो गैप है ना, इसको हमें कम करने का है। तो मिनिमम तो अपनी जगह फिक्स है, हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस घट के कम हो जाए। क्यों? जब ये मैक्सिमम स्ट्रेस घट के कम होगा तो लीकेज करंट भी कम बहेगा, लीकेज करंट कम बहेगा तो इंसुलेशन के जलने के चांसेस भी कम होंगे, और इंसुलेशन के जलने के चांसेस कम होंगे तो हमारी केबल लंबे सालों तक जिएगी। और क्या चाहिए? चले आगे। तो हम इस स्ट्रेस को मिनिमम करना चाहते हैं, तो मैं ये देखो यहां क्या लिख रहा हूं, गणित है सिर्फ। फॉर जी मैक्स टू बी मिनिमम आर एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर शुड बी मैक्सिमम। ये क्लियर है? मैंने ये कहा है कि अगर जी मैक्स को मिनिमम करना है, इस जी मैक्स को मिनिमम करना है, तो डिवाइड वाली जो वैल्यू है इसको क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये तो सामान्य गणित है। तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि V और कैपिटल R, हमने एज्यूम कर लिया V और कैपिटल R क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। V और कैपिटल R कांस्टेंट है, तो अब क्या करना है? हम ये कहना चाह रहे हैं ये V और कैपिटल R कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? स्मॉल r। तो स्मॉल r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, d बाई डी आर आर एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू क्या कर दिया? 0 कर दिया। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस तो तुम्हें पता ही होगी, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस तो तुम्हें पता ही होगी। ये मैं यहां से रफ कर रहा हूं, इसका कोई रोल नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया गया था। चलो, तो डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई डी आर आर एल एन कैपिटल आर माइनस आर एल एन स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। लॉग m अपॉन n को m माइनस n लिख दिया और स्मॉल r को दोनों में गुणा कर दिया। डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करके भाई अपन को मैक्सिमम करना है ना, इसको मैक्सिमा की कंडीशन लगा दी। अब डिफरेंशिएशन करो। अब यहां पर देखो ये कैपिटल R तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल R कांस्टेंट है तो स्मॉल r का कितना हो जाएगा? 1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ln कैपिटल R माइनस, ये दोनों ही वेरिएबल है तो u डॉट v से करेंगे। r को छोड़ा ln r का 1 अपॉन r, और ln r को छोड़ा r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 1 से 1 कट गया। ये क्या है? log m माइनस log n। तो log m माइनस n को m अपॉन n लिख दिया, और ये r से r कट गया, -1 उधर जाकर के +1 हो गया। देखो ये जो log होता है ln होता है, इसको log e बेस लिखते हैं, और हमें पता है सेम बेस पर सेम चीज का वैल्यू 1 होता है। जैसे log 10 बेस पे 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो log e बेस पे e का वैल्यू 1 होता है, तो अपन इसको ln e लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ln e। तो 1 को मैंने क्या लिख दिया? ln e लिख दिया, इज इक्वल्स टू ln कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो यहां पर दोनों तरफ क्या लेंगे? एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, एंटी लॉग ले लो, क्या आ जाएगा? एंटी लॉग लोगे तो यहां पर ये ln कट जाएंगे, r बाई आर इज इक्वल्स टू e आ जाएगा, और e का वैल्यू होता है 2.718। कितना होता है? 2.718 होता है। ये एग्जाम में बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। क्या कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी केबल की साइज इकोनॉमिकल रहे, तो r बटा r का मान किसके बराबर होना चाहिए? e के बराबर होना चाहिए।
आपको इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, तो ये वैल्यू 0.368 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये सुनो, तो अब इसका सारांश क्या निकला सर? सारांश ये निकला कि अगर तुम्हारी केबल में ये जैसे कोर है, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो तुम्हारी केबल में कैपिटल आर और स्मॉल आर का अगर ये जो रेशियो है, ये रेशियो अगर इतना है, तो कोर के ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा था जी मैक्सिमम, इसका वैल्यू जो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, उससे कम नहीं। जैसे मान लो पहले यहां पर 40 केवी पर एमएम था और यहां 0 था, तो डिफरेंस कितना था? 40 माइनस 0, 40 का था। अब ये 40 घट करके कितना हो गया? 20 केवी पर एमएम हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये 40 का वैल्यू जो घट के 20 हुआ है, 20 से नीचे नहीं जा सकता। ये वैल्यू तो आज भी 0 है। पहले डिफरेंस कितना था? 40 माइनस 0, अब कितना है? 20 माइनस 0। तो स्ट्रेस क्या हो गया? कम हो गया। और अगर स्ट्रेस कम हो गया या डिफरेंस कम हो गया, तो लीकेज करंट का वैल्यू भी क्या रहेगा? कम रहेगा। ये सीखा है हमने सेटिंग से। समझ में आ गया हो तो थम्स अप करो जल्दी से। यहां सर क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? कॉपी कर लो इसको। क्लियर है तो कॉपी करो। राहुल प्रजापति सही कह रहे हो। जी, अगर जी मिन हो गया तो जी मिन नहीं हो रहा है। एक है जी मैक्स और एक है जी मिन। जी मैक्स को जी मिनिमम नहीं बना रहे हैं मेरे दोस्तों। जी मैक्स को जी मिनिमम नहीं बना रहे हैं। जी मैक्स का कोई वैल्यू होगा, जैसे 40 केवी पर एमएम, तो इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं? मिनिमम। हम कहना आज भी ये जी मैक्स ही है। पहले जी मैक्स 40 हुआ करता था, अब जी मैक्स का मान 20 है, तो पहले की तुलना में क्या हो गया? कम। हम ये कर रहे हैं, जी मिनिमम तो पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। जी मैक्स जी मिन नहीं बना है, जी मैक्स का वैल्यू मिनिमम किया है। जी मैक्स का मैग्नीट्यूड क्या किया है? कम से कम, कि भाई 40 से घट के 20 कर सकते हैं, 20 से नीचे नहीं जाएगा। वही यहां लिखा है कि जी मैक्स को मिनिमम करना है। जी मैक्स को मिनिमम तो ये डिवाइड वाला मैक्सिमम करना है। और हाँ, एसपी मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन पता है ना, अवकलन को 0 के बराबर रखना है। तो इसका अवकलन किया, अवकलन कर दिया और बराबर किसके रख दिया? 0। आर के रेस्पेक्ट में क्यों किया? क्योंकि वी और आर को कांस्टेंट मान लिया, तो ये यहां पे डिफरेंशिएशन कर दिया।
ये लॉग को खोल दिया m माइनस एन, गुणा कर दिया स्मॉल r को, और फिर ये तो अवकलन है। अब अवकलन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको अवकलन नहीं पढ़ा हुआ है, या आपने डायरेक्ट 10th के बाद में डिप्लोमा किया और आपने 11th 12th की मैथमेटिक्स नहीं देखी है, अवकलन नहीं आता है, तो आपको ये डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा प्री में, आपको ये रिजल्ट पूछेगा कि केबल की मोस्ट इकोनॉमिकल साइज के लिए जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आर बटा आर का ये होना चाहिए। तो सवाल ये पूछेगा, इस डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं है। करवाई क्यों है? ताकि आपको तरीका पता चले। भाई एक टॉपिक का फील होता है ना कि अरे हाँ यस ये इसलिए किया है। अगर मैं ये हेडिंग लगाऊं और ये डायरेक्ट लिख दूं कि ये इसकी कंडीशन होती है, रट्टा मार लो, तो तुम्हें कुछ फील आएगा, तुम्हें कुछ समझ में आएगा, प्रैक्टिकली तुम समझ पाओगे कि क्या हो रहा है पावर सिस्टम में? नहीं, मैं चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करके सिखाने आया हूं, रटाने नहीं आया हूं। कॉपी कर लिया है तो आगे चलें। ग्रेडिंग ऑफ केबल। ग्रेडिंग ऑफ केबल, इसमें लिखिए, थ्योरी लिखनी है, पहले थ्योरी लिखो। ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू potential difference due to potential difference between core and sheath, due to potential difference between core and sheath, a leakage current will flow, a leakage current will flow in the insulation, a leakage current will flow in the insulation, leakage current will flow in the insulation, which causes heating of cable, which causes heating of cable, which causes heating of cable. सेकंड पॉइंट लिखें, to maintain the uniform dielectric stress to maintain the uniform dielectric stress throughout the length of insulation, to maintain the uniform dielectric stress throughout the length of insulation, grading of cable is done.
ग्रेडिंग ऑफ केबल इज डन। देखो अपन ने क्या लिखा है इसको समझ लेते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरहेड लाइन में जिस प्रकार इंसुलेटर के अंदर अलग अलग वोल्टेज लेवल था और हम चाहते थे कि वोल्टेज लेवल क्या रहे, एक समान, तो हमने वहां पर ऐसा करने के लिए किसका यूज किया था, गार्ड रिंग का प्रयोग किया था। याद आ रहा है? सेम ऐसी समस्या हमारे सामने आज भी है। कोर के पास में स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है और शीट के पास में स्ट्रेस का वैल्यू मिनिमम है। अब हम पैसा तो लगा रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेस को सहन करने के लिए इंसुलेशन का, तो वो कोर के पास में तो स्ट्रेस मैक्सिमम सहन कर रहा है, पर शीट के पास में वो इंसुलेशन का पैसा लगाया हुआ व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि जितने वोल्टेज को वो सहन कर सकता है उतना वोल्टेज उस पर आरोपित ही नहीं हुआ, क्योंकि शीट पर स्ट्रेस मिनिमम है। तो हम यहाँ पर जो है ये करना चाहते हैं कि जिस प्रकार ओवरहेड में हम चाहते थे कि सभी लोग बराबर वोल्टेज सहन करें, अंडरग्राउंड में भी हम ये चाहेंगे कि पूरे इंसुलेशन में स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहे, एक समान रहे। और यही करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग ऑफ केबल करते हैं। समझ में आ गई बात सबको? हम चाहते हैं अंडरग्राउंड में कोर से शीट तक स्ट्रेस का वैल्यू एक समान रहे। ऐसा नहीं हो कि कोर पे मैक्सिमम है और स्ट्रेस शीट पर जाते आते मिनिमम हो। ये जो स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है, हम चाहते हैं कि स्ट्रेस क्या रहना चाहिए, एक समान। हम चाहते हैं स्ट्रेस क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। इसको इस तरीके से डिक्रीमेंट ना हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये डिक्रीमेंट होने पर यहां पर तो चलो ठीक है, हमने पैसा लगाया है तो यहां पर तो वो पैसे के अनुरूप वोल्टेज सहन कर रहा है, पर शीट के पास पैसे के अनुरूप वोल्टेज सहन कर रहा है नहीं, तो व्यर्थ हो गया ना पैसा, फालतू का इन्वेस्टमेंट किया अपन ने। तो हम चाहते हैं कि सभी जगह स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहे, एक समान, कोर से लेकर के शीट तक स्ट्रेस का वैल्यू एक समान रहे। तो टू मेंटेन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ इंसुलेशन, ग्रेडिंग ऑफ केबल इज डन। और ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। क्लियर है सबको? ये सुनो, अब ये जो ग्रेडिंग की जाती है दो तरीके से की जाती है। पहला मेथड है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, इसके अंदर लिखिए, हेडिंग लगा करके कैपेसिटेंस ग्रेडिंग इसके अंदर लिखिए, बाय यूजिंग different thickness of by using different thickness of insulator by using different thickness of insulator units with different values of epsilon r, by using different thickness of insulator units with different values of epsilon r, grading of cable is done। क्या बोला मैंने? by using different thickness of insulator with different values of epsilon r between core and sheath, capacitance grading is done। फिर से बोल देता हूं क्या बोला है पॉइंट, अगर मैंने कुछ पॉइंट पहले मिस कर दिया हो या कुछ वर्ड मिस कर दिए हो तो इस बार करेक्ट कर लेना। बाय यूजिंग different thickness of insulator with different values of epsilon r
between core and sheath is between core and sheath is used for capacitance grading, is used for capacitance grading. और दूसरा पॉइंट लिखना है, इट इज इकोनॉमिकल फॉर, सॉरी, इट इज इकोनॉमिकल अप टू 11 केवी, इट इज इकोनॉमिकल अप टू 11 केवी, इकोनॉमिकल अप टू 11 केवी. इसका बाद ये डायग्राम बना लेना, इसको अपन कल एक्सप्लेन करेंगे, आज की क्लास में अपना इतना ही हो पाएगा. तो ये आप डायग्राम बना लीजिए. गैप का ध्यान रखिएगा, डायग्राम में गैप अलग अलग मेंटेन किया है. चलिए आज के लिए इतना ही. कल की क्लास में अपन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. कल केबल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन ओवरहेड लाइन पे चल लेंगे, है ना. चलिए, बाय बाय, गुड नाइट.